अबे ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे बात करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहाँ मिलेगा। हमारे दिमाग में डाला जाता है शनिवार है हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। बिरसा मुंडा ने बोला मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ जो ब्राह्मणों की मानता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं। तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। ये बात गलत है। ना गोंडी तेले वड़की करना ना, मैं मराठी भी नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूंगा। मला मराठी पण येत नाही, मैं हिंदी मध्ये बोलणार। वायता लेकिन मीवा गोंडी और मावा गोंडी ते थोड़ा फर्क पड़ता। हाँ, मैं ये जो मीटिंग हुई है, आप लोगों इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चेयर पे अभी बैठा था, भाग्यश्री दाई ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, एक बात कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए अपने लोगों का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता, अपने को कुछ नए सिरे से कुछ काम करना चाहिए। ये उनकी सोच है। वो भी ऐसे सोचते हैं कि कोई नया तरीका हमने अपना के काम करना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये सोच बरकरार है अपने लोगों में। यही तरीका हम लोगों को सबको अपनाना है। ये प्रोग्राम में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी हैं। मैं सब लोगों को साथ में लेकर ये बात करने जाऊंगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं है। जब भारत में आदिवासी है ही नहीं तो आदिवासी नागरिक कैसे हो सकते हैं? तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। इस पर देश में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई पार्टी चर्चा नहीं कर रही है। दलितों को लग रहा है कि यह मुद्दा आदिवासी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपन चुपचाप रहो। ओबीसी को लग रहा है कि यह मुद्दा आदिवासी से जुड़ा हुआ है, अपन भी चुपचाप रहो। मुस्लिम को, क्रिश्चियन को लग रहा है कि यह मुद्दा भाई अपना नहीं है, अपन चुप रहो। ताई ने बहुत अच्छी बात बोली कि आदिवासी देश के मूल मालक है और यहां का दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक उनके वंशज है। अगर यह बात सही है कि ओबीसी का, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यकों का, एससी का यानी दलित भाइयों का डीएनए आदिवासियों से मिलता है, इसका मतलब ये इनके वंशज है।
लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूं, जब यह बोल दिया गया है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं, तो आप भी कैसे मूल निवासी हो गए? आप भी तो खत्म हो जाओगे अगर आदिवासी नहीं रहा तो। कौन से आधार पे बोलोगे कि तुम भारत के मालिक हो? क्या प्रूफ है आपके पास? इस देश के दलित को जब बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के ओबीसी को जब बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। यहां का मुस्लिम, यहां का क्रिश्चियन, यहां का सिख जब यह बोलेगा कि मैं मालिक हूं इस देश का, तो उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आदिवासियों का वंशज है। साथियों, इस देश में एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। जिसका यह देश है, उस देश का 7/12 ही बदल रहे हैं लोग। उस देश का मालिक आदिवासी है, यह बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक रणनीति और अपना रहे हैं, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। ये कर तो रहे आदिवासियों के साथ, लेकिन इनका टारगेट दलित भी है, ओबीसी भी है, अल्पसंख्यक भी है। पहले आदिवासी मरेगा, लेकिन बाकी सब लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन मरेंगे सब। यह बात पहली है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में जितने आदिवासी सांसद थे, जितने दलित सांसद थे, जितने ओबीसी के सांसद थे, किसी को नहीं लगा कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहिए करके। इस मुद्दे को दबाया गया। 93 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, राम मंदिर का मुद्दा खड़ा हो गया। उसके पहले राजीव गांधी को मारे, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ। उसी दरमियान भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चुपके से यह स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान है जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है, जिसको इंडिजिनियस पीपल राइट्स बोलते हैं। मूल निवासी होने के अधिकार है। उसमें विशेष प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार भी अपने प्रोजेक्ट को नहीं लॉन्च कर सकती है जब तक आदिवासियों की ग्राम सभा उसको मान्यता ना दे। वहां ग्राम सभा का उल्लेख वैसा नहीं है, वहां विलेज ऑफ इंडिजिनियस पीपल लिखा हुआ है। यह मुद्दा इसलिए उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि यह आपको खत्म करने वाला मुद्दा है। यह इतिहास हो जाएगा कि यहां के राजा थे, हमारे पहले अहिरी के राजा थे, नागपुर के राजा थे, आदिवासी राजा था, फलाना राजा था, यह बोलने के लिए रह जाएगा। क्योंकि अब जो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो आदिवासी नहीं रहेगा। ये पहले समझ लो। तुम जो सोच रहे हो, जो तुमको आज आरक्षण है, आप अनुसूचित जनजाति के करके नहीं है, आप आदिवासी हो करके है। आपको 5वीं अनुसूची के अधिकार मिले हैं, आपको जमीन पे प्रोटेक्शन मिला है। आप अनुसूचित जनजाति के हो करके नहीं, आप आदिवासी हो करके मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की जो डिबेट हुई, जयपाल मुंडा ने जब यह प्रश्न उठाया कि आदिवासियों को आदिवासी बोला जाए, तो बाबा साहब ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए अनुसूची बनाई गई है, जिसको शेड्यूल बोला गया है। उसका हिंदी में अनुवाद गलत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब ने बोला टू कंसोलिडेट, टू मेक कंसोलिडेट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ऑल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, आई एम फ्रेमिंग ए शेड्यूल टू डिफाइन देम हु आर आदिवासीज। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनको शेड्यूल ट्राइब बोला। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। यह बात गलत है। बाबा साहब ने संविधान में
प्रावधान रखने के पहले संविधान पूर्व बहस में, जिसको प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट बोलते हैं, उसमें बाबा साहब ने रखा, जिसको 2011, 2010, 11 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि आदिवासी ही देश के मूल मालिक है और वो प्रथम नागरिक है। साथियों, आदिवासियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानती है। इस देश की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है। यहां संविधान बनाया बाबा साहब ने। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है भारत में। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भारत सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। हमारे बैल सांसद जाते पार्लियामेंट में और चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप काम करते हैं वनवासी करके। अबे तेरे अंदर का बाबूराव शर्माके का खून मर गया क्या? टंट्या भील का खून मर गया क्या? बिरसा मुंडा का खून मर गया क्या? गुंडा धुर का खून मर गया क्या? बाबा साहब का खून मर गया? क्या बात है रे भाई? तेरे साथ तेरी आने वाली पीढ़ी को भी खत्म करने का षड्यंत्र देख रहा है और तुम बंदर जैसे चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि क्या चल रहा है देश में। ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भाग्यश्री ताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि भारत विश्व में पहला देश है जिसने बोला है कि हमारे पास लैंड बैंक है। पैसे की बैंक नहीं, जमीन का बैंक है। और ये जमीन की बैंक किसकी है? ये किसकी जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं? ये आदिवासियों की जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं। कोई ताली वाली मत बजाओ। ये आपकी जमीन को बोल रहे हैं ये लैंड बैंक है। अभी आपके पास 25 एकड़ है, 10 एकड़ है, 15 एकड़ जमीन है। जिस दिन बोल देंगे भारत में आदिवासी नहीं रहता है, ये बात अप्रूव्ड हो गई, तो आपकी जमीन, जिसका कानून बनाया गया था बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मारे गए जितने बिरसा मुंडा के आंदोलन में मारे गए। जमीन की लड़ाई थी वो। बाबूराव शर्माके की भी लड़ाई जमीन की थी। अहिरी से उस तरफ रामाकुंडम, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, आदिवासी औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था, अपना छाता नहीं ढाक सकते थे। वो ढाकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि व्यवस्था ब्राह्मणवादियों के हाथ में थी। राजा भले आदिवासी था। उस व्यवस्था में बाबूराव शर्माके का संघर्ष शुरू हुआ। उस व्यवस्था में अगर ब्राह्मण ने मर्डर भी कर दिया तो उसको सजा का प्रावधान नहीं था। यह मनुस्मृति का कानून है। लेकिन जब आदिवासी विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद में यहां पर आदिवासियों को एक नाम दिया गया जो विश्व के किसी आदिवासियों को नाम नहीं दिया गया। उसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब। गुनेगारी जमात। हमारा राजा भी था तो उसको भी क्रिमिनल ट्राइब बोला गया है। आदिवासी का बच्चा पैदा होते से क्रिमिनल ट्राइब है। आज भी बाबूराव शर्माके का नाम शहीदों की लिस्ट में नहीं है, क्रिमिनल ट्राइब की लिस्ट में है। क्रिमिनल ट्राइब को शहर में जाने का कोई अधिकार नहीं था। अगर क्रिमिनल ट्राइब को किसी ने मार दिया, गुनेगार जमात के आदिवासी को किसी ने मार दिया, तो उस पर केस नहीं लगती थी। यह कानून था। राजा अपने थे लेकिन कानून दूसरों का चलता था। हमारे लोगों को इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को दंडकारण्य बोलते हैं। दंडकारण्य का मतलब यह होता है कि जिनको सजा दी जाती थी उनको इस क्षेत्र में रखा जाता था। आज भी किसी को ट्रांसफर करना है, कोई ऑफिसर ज्यादा वहां पर यह कर रहा है तो उसको गढ़चिरौली भेज देते हैं, अहिरी भेज देते हैं, आलापल्ली भेज देते हैं। ये कौन सी जगह है सजा देने के लिए? जिसको ओपन प्रिजन बोलते हैं, खुली जेल।
खुली जेल यानी गढ़चिरौली। इस संघर्ष को अंजाम दिया था उस वक्त बाबूराव शेरमाके ने। बाबूराव शेरमाके अपने जमींदारी को छोड़ा, गोंड को साथ में लिया, माड़िया को साथ में लिया, दलित को साथ में लिया, ओबीसी को साथ में लिया, मुस्लिम पठान को साथ में लिया और आंदोलन छेड़ा। बाबूराव शेरमाके के आंदोलन ने ये जो पश्चिमी क्षेत्र है चंद्रपुर तक, वहां के दलित के पास, आदिवासी के पास, ओबीसी के पास, मुस्लिम के पास जो जमीन आई है वो बाबूराव शेरमाके के आंदोलन की वजह से आई है। उस आंदोलन के बाद ही तुमको सरकार ने जमीन के पट्टे दी। 1911 के पहले के रिकॉर्ड चेक कर लो। तुम्हारा भगवान कौन है? कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? किनके आंदोलन की वजह से तुम्हारे हाथों में जमीन आई? उस वक्त तो आरक्षण नहीं था, उस वक्त कोई नौकरी के साधन नहीं थे, सिर्फ मजदूरी करते थे लोग। उसका साधन जिंदा रहने का यानी जमीन ही थी। वो जमीन भी हमारे पास से अब जाने वाली है। ये एमएलए भी रहेगा, मिनिस्टर भी रहेगा, क्लास 1 अधिकारी भी रहेगा, कलेक्टर भी रहेगा, तो उसका बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। इतना बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ में इस देश में हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जब तक इस देश में आदिवासी है, इस देश का नाम कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका भूमालक आदिवासी है। ये आदिवासियों को ही हटाना चाहते हैं, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। हमारे लोग कभी बोलते हैं ये एमएलए ने काम नहीं किया, वो एमएलए ने काम नहीं किया, वो देख नहीं रहा। ये तो छोटी बात है। ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बोल दी कि 75,000 बोगस को नौकरी से नहीं निकालेंगे। 75,000 बोगस को नौकरी से नहीं निकालेंगे, ये स्टेटमेंट दिया तो हमारी आंख खुल गई। ये तो गलत बोल रहा है। मैं पहला सवाल तो ये 75,000 बोगस आदिवासी कैसे बने? इनके पास सर्टिफिकेट किसने दिया? इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी सर्टिफिकेट लेता है, जाति का दूसरा प्रमाण पत्र बना के झूठा प्रमाण पत्र बनाता है, ऐसे, और वो तुम्हारे नौकरियां लेता है, उसका उपभोग करता है, ऐसे आदमी को तुम लोग बोगस आदिवासी बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे समाज में ऐसा आदमी भी है जो तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, कलेक्टर बना है, मिनिस्टर बना है, आमदार बना है, जिला परिषद सदस्य बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, और समाज के बारे में नहीं सोचता है। तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, तुम्हारा ही भाई है। अगर वो बोगस आदिवासी है तो ये गद्दार आदिवासी है, जो तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो नागपुर भगता है, शहर में जाता है, बड़ा बंगला बनाता है, टीवी और बीबी में रह जाता है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक आध बार चंदा दे दिया तो उसको ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अबे तेरा बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। अपनी औकात थी क्या यहां बात करने की? जब तुम आदिवासी ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, थोड़ा सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी पहचान खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। जैसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों को देखने जाते ताई और ऐसे ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं। वो बच्चे बिगर कपड़े पहने नंगे हमारे आदिवासी लोग आते हैं सामने, जैसे जानवर को रोटी देते हैं। उसको म्यूजियम बोलते हैं, आजाब घर बोलते हैं, कि बताते देखो ये ऐसे आदिवासी है। ये गढ़चिरौली में भी चल रहा है। गढ़चिरौली में आदिवासियों के नाम पर इंटरनेशनल फंड आता है। आदिवासी को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पे कौन फायदा उठा रहा है। जितने आदिवासियों के संगठन गढ़चिरौली में नहीं है, उतने यहां पर एनजीओ है गैर आदिवासियों के।
वो कमारे आदिवासी को दिखा दिखा के। मैं मुद्दे से हटके बात कर रहा हूं। 13 साल की आदिवासी लड़की अपने हाथ में बंदूक पकड़ती है, टीवी पे दिखाता है कि यह नक्सली थी, यह लड़की को मारा गया है, यह इसकी उम्र 13 साल है। समाज का कोई आदमी उसके बारे में बात नहीं करता कि आखिर क्या बात है, यह 13 साल की लड़की ने अपने हाथ में बंदूक क्यों पकड़ी। कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। उनका बुद्ध विहार चलता है, उनके स्कूल चलते हैं, भिक्खु काम करते हैं, समता सैनिक दल का काम चलता है, तब जाके समाज का अस्तित्व है। यहां का मुस्लिम भाई 4 साल की उम्र में अपने बच्चे को मदरसा में लेके जाता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, बच्चों को जमात में लेके जाते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता और बोलता, बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। यहां का ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, पुराण देता है और बोलता है इसको चला, आज तो व्यवस्था उनके हाथ में है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे ने बोला मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरा वंश क्या है, मैं किस वंश का हूं, मेरा क्या इतिहास है, मैं कौन हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे को कैसे जीना है। आपको पूछा आई मला एक पुस्तक देऊन दे, नाकुन उंदी किताब सिम मा दाई नाकुन किताब सिम नावा जीवन साठी बती तेरी सीसी में मुन्नेट साठी, मेरे आगे के जीवन के लिए कुछ मेरे को दे। क्या देंगे तुम लोग? क्या है तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए? ऐसा समाज, सिर्फ शादी में 100 लोग 5000 लोग दिखते हैं, हर मैयत में 5 लोग, इसको समाज नहीं बोलते हैं। एक तरफ गोंड भाग रहा है, एक तरफ प्रधान भाग रहा है, एक तरफ माड़िया भाग रहा है। बे तेरा खून एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। बाबूराव शर्मा के ने बोला था, जो आदमी अपने भाई को भाई नहीं समझता मैं उसको गांडू समझता हूं। वो नामर्द है जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता, वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा। ये बाबूराव शर्मा के ने बोला है। क्या लगता था बाबूराव शर्मा के आपका? चलो आप अपने भाई को बोलो कि मेरे लिए तू फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, अपने बाप को बोलो, अपने बेटे को बोलो, अपनी बहन को बोलो कि मेरे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, नहीं चढ़ेगा। लेकिन बाबूराव शर्मा के तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ा, खत्म हो गया। वो उसकी बीबी थी, उसके बच्चे थे, उसके मां थी। यहां के गोंड ने नहीं बताया कभी कि कहां है बाबूराव शर्मा के का परिवार। यहां के प्रधान ने नहीं बताया कभी बाबूराव शर्मा के का परिवार कहां है। यहां के माड़िया ने नहीं बताया, और बाबूराव शर्मा के जो आंदोलन में लोग थे उन्होंने भी नहीं बताया। इतना बेईमान समाज है ये, जिसको उनके परिवार का भी पता नहीं है। बाबूराव शर्मा के बाद उसके बच्चे का, उसके परिवार का क्या हुआ कोई नहीं बताता है। मैं रिसर्च कर रहा हूं। सुबेरे बाबूराव शर्मा के को फांसी की सजा होती है और दोपहर में फांसी के तख्ते पे खड़ा कर देते हैं। यह विश्व का पहला केस है। कोई भी सजा आफ्टर 24 आवर्स होती है, लेकिन 2 घंटे में बाबूराव शर्मा के को इन्होंने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। पहली बार फांसी का फंदा टूट गया, दूसरी बार चढ़ाया, और तीसरी बार मरने के बाद उसके कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए, ऐसे मनुवादी चाहते थे। उन्होंने उसको चूने की भट्टी में डाला, क्योंकि बाबूराव शर्मा के सभी जगह बोलता था कि राज हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। यह सच्चाई थी उसकी। हमारे दिमाग में डाला जाता है कि यह शनिवार है, हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। अबे ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे ही बात करते रहता है भगवान से।
कि कौन से दिन कहां मिलेगा। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। यह सच्चाई थी बिरसा मुंडा के विचारों में। अलग अलग भाग रहे हैं हम। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का सचिव हूं। अबे इधर आ, मैं तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देता, क्या कर लेगा। आप लोग बोल रहे थे सुरजागढ़ की बात। भाग्यश्री ताई ने मेरे कान में बोली एक बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो सहमत नहीं है इन बातों से, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमारे आमदार मिनिस्टर इस कंडीशन में है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं मोदी से? आप आरएसएस से लड़ सकते हैं? आप इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास एमएलए, लेकिन समाज नहीं है। मैं ये संघटन का हूं, आपला घेरे, आपला वेगळा झंडा ठेव, आपण प्रधान आहो, आपला वेगळं ठेव रे, आपण तो राजगोंडा हो। अबे ये गांडूगिरी कहां से लाए? ये सोच कहां से आई तुमको? ये तो नपुंसक सोच है। आता आपण आपला पूजा उजा करू, आपण सब करेंगे, तुम में और ब्राह्मण में क्या फर्क पड़ गया? अबे लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? तमाम ग्राम सभाओं के लोग इतना बड़ा संगठन कर लिए, क्या हाल है? कोई ग्राम सभा को गिन रहा है? मैं खुली बात करता हूं, कोई नहीं गिन रहा है। इस बेल्ट में जितने लोग कारगिल में नहीं मरे, उतने आदिवासी इस क्षेत्र में मरे हैं, चाहे वो पुलिस वाली हो या नक्सलवादी हो। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है आदिवासियों ने। उनके हिस्से में क्या आया? गरीबी, भूखमरी, जबरन केसेस। जिसने पानी पिलाया वो भी नक्सलवादी, 13 साल की लड़की नक्सलवादी। अबे क्या है ये? यहां का बच्चा नागपुर में जब जाता है, गढ़चिरौली का बच्चा अपना घर ढूंढने के लिए किराए का घर मांगता है, तो उसको पूछते कहां रहता रे तू? तो बोलता है गढ़चिरौली, तो उसको वो घर नहीं देते, क्योंकि हर बच्चे को वो लोग नक्सलवादी समझते हैं। आदिवासियों की पहचान बना दी गई है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ऐसी सोच बना रहे पूरे देश में। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओबीसी को लगता है आदिवासी को बोल रहा ना, अपन चुप रहो। अबे तेरी पहचान आदिवासियों के भरोसे है। आदिवासी बंदूक की गोली से मारता है। मैं ऐसे क्षेत्र में गया था कल, गट्टा, उसके पहले मैं बस्तर में गया था, उसके पहले गढ़चिरौली के बहुत सारे क्षेत्र में गया था। यहां पर बुखार की गोली नहीं मिलती है, पैरासीटामोल गोली नहीं मिलती है, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है। एक झोपड़े वाला आदिवासी जिसका झोपड़ा तन्नस के घास का है, जिसके बदन पे आधे कपड़े हैं, उसके घर के बाजू में AK-47 लेकर पुलिस खड़ी है। मामला क्या है? अबे बंदूक बेच के वो आदिवासी को दे दे, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाएंगी, 2 कपड़े मिल जाएंगे, उसका बच्चा पढ़ लेगा। ऐसे क्षेत्र बनाया गया आदिवासी क्षेत्र में, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है, अर्धसैनिक बल लगा दिया गया। ऐसा लगता है कि लड़ाई आदिवासी क्षेत्र में चल रही है। मेरे को समझ में नहीं आता नक्सलवादी भी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हालत आदिवासियों की क्यों हो रही है? हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो चुप क्यों है? मैंने आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को देखा, आरक्षण का मसला आता तो चंदे देते हैं। अरे कुछ नहीं, आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन आश्रम स्कूल का बच्चा भूख से मरता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसका आंदोलन करते हुए कोई कर्मचारी नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। 20-20 दिन तक के तय आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है आश्रम स्कूल में। वो पारदी आदिवासी थे, गोंड को लग रहा था बे पारदी है, बस साले तेरा भाई है ना, तेरे खून का है ना, तू भी नहीं समझेगा।
आज आदिवासी भाई किसी को पता चल जाए कि आदिवासी महिला है, गढ़चिरौली भले आदिवासी कहूंगा, हम यहां के राजा होंगे, लेकिन हमारी महिला जब सड़क से जाती है तो दूसरे लोग हंसते हैं, बे ये आदिवासी है, कुछ भी कर ले। इसके समाज के लोगों को कुछ नहीं समझता, इनमें एकता नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग यह होता है कि दूसरे लोग आदिवासियों को गांडू समझते हैं। क्या सम्मान है हमारा? क्या सम्मान है? कुछ नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी कल्पना है, वो तो बाबा साहब की सोच का कल्पना है कि भाई आदिवासी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी के लोग मिलकर लड़ना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है क्या? सोच ऐसी बन गई है कि दलितों का प्रश्न है ना तो वो देखते बैठेगा, आदिवासी का प्रश्न है ना वो देखते बैठेगा। अरे बाबा साहब को तो हमने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे, यहीं के दलित थे, यहीं के आदिवासी थे, यहीं के ओबीसी थे, जो उसका दिया हुआ आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं आज। जब जीते जी बाबा साहब को इलेक्शन हरवा दिए भंडारा से, वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़े। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस से, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लड़ रहे थे। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका भी नाम बिरसा था। वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को पहली बार जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनके हाथ में संविधान बनाने का मौका मिला। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो यह मौका भी अपने को नहीं मिलता। जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं आप, वो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता का संदेश, उसकी प्रेरणा बिरसा मुंडा से मिली है। उन्होंने लोगों से पूछा ये कौन है, ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, मैं हमेशा बताते रहता हूं, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम हैं, तो आदिवासी खड़े हुआ, एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये कितने साल जिया? सिर्फ 24 साल जिया। ये क्या चाहता था? मुड़गास मुड़गा मावास, उसका मतलब है मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। यहीं से गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहना और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी की। अगर गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, गांधी जी जैसे लोग बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उसमें कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। अभी अपने आप को अंबेडकरी आंदोलन का भी एक अच्छा उदाहरण देता हूं दादा मैं। कुछ उच्च जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म ले लिया और उनके साथ अपने लोग भी थे। मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, सब लोग जानते हैं उनको। वो आके खड़े हो गए, हम बौद्ध हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मैंने भी बोला मैं आदिवासी हूं। तो बोले आप वो नागपुर के हैं कि गढ़चिरौली के हैं? तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले जो दाढ़ी आप लगते हो थोड़ा सा अलग दिखते हो, गढ़चिरौली वाले ही दिखते हो। तो मैंने बोला मैं गढ़चिरौली का हूं। मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? एक रिक्शे वाले को पूछा था मैंने नागपुर में, आदिवासी रिक्शे वाले को, हंसते हंसते, उसके साथ दलित रिक्शे वाला भी चल रहा था। दोनों जन दारू वारू पिए और मैं उनको देख ही रहा हूं। एक जन ने ऐसी चलते पूछा बे बुद्ध के बाप का नाम क्या है? तो वो दोनों जन बोले बे रुक, छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। बोले, मैंने बोला क्या बात है? हम दे रहे बोले उत्तर, बुद्ध के बाप का नाम अंबेडकर है। बोले, मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो गया, लेकिन बाद में जब सोचा कि हमारे तक बुद्ध कब आया? जब बाबा साहब ने लाया। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, आदिवासी था वो।
अलार कलाम बुद्ध का गुरु था, जिसने सांख्यिकी दर्शन का उसको पाठ पढ़ाया था। लिंगो, गोंड को लगता है मैं लिंगो मेरा है, गोंड है, राजगोंड है। प्रधान बोलता हीरा सुक्का मेरा है। अबे जब लिंगो और हीरा सुक्का था तब कोई गोंड और प्रधान नहीं थे, तब तुमको असुर बोलते थे, कोया बोलते थे, कोरकू बोलते थे, दस्यु बोलते थे तुमको। तब कहां से गोंड और प्रधान आ गए? सबसे दुनिया के आदिवासी, भारत के आदिवासियों में सबसे बेवकूफ आदिवासी यानी गोंड और प्रधान। इनके झगड़े के वजह से समाज के ये हाल हुए हैं। अपने आदमी को नहीं पहचानते। जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था, मेन बात पे आ जाते हैं। 1 लाख लोग मरे, उनके रिकॉर्ड पे नाम नहीं है। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 70 साल का बूढ़ा भी आदिवासी मरा है उसमें। सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं मरी। उधर बंदूकें थी और इधर सिर्फ तीर कम था। बिरसा मुंडा ने उस लड़ाई को जीता है। उस लड़ाई का नतीजा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में जाके एक कानून बनाई जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर यह कानून नहीं होता तो अपने गरीब आदिवासियों के पास में जमीन नहीं होती, अपने जो राजा घराने के लोग हैं उनके पास भी जमीन नहीं होती, क्योंकि दूसरे लोग आदिवासियों को सम्मान नहीं देते। मैं बोलूंगा ये आदिवासी डॉक्टर है, ये आदिवासी इंजीनियर है, ये भाग्यश्री ताई हमारी आदिवासी रॉयल फैमिली से आती है, अपना ही आदमी उसको सम्मान देता है, दूसरे लोग नहीं देते। ये सच्चाई है। बाबा साहब को दलितों का नेता, ओबीसी समाज के महात्मा फुले का नेता। बे बाबा साहब तो पूरे देश का बाप था। महात्मा फुले जिससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली, बिरसा मुंडा जिससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कहां लिखा हुआ है, तो मैं ये जमीन पे बोल रहा हूं, गढ़चिरौली की नर्मदा का जो यहां का जमीन का आंदोलन था। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी का जो आंदोलन था, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि मैं आदिवासियों के आंदोलन को और उनको चलाने वाले जो महापुरुष है उनको अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। बाबा साहब ने बिरसा मुंडा का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया था, लेकिन उसका एक ही आंदोलन चल रहा था पूरे पश्चिम बंगाल में। तब झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही प्रीमाइसेस में थे, जिसको नॉर्थ प्रोविंस बोलते हैं। पहले हमारी राजधानी थी मध्य प्रदेश की, सीपी एंड बरार की, नागपुर। यह मालूम होना चाहिए। बाबा साहब बौद्ध धर्म लेने के पहले आदि धर्म ले रहे थे। आदि धर्म की तरफ झुकाव था बाबा साहब का। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो दलित है, जैसे यहां का आदिवासी उत्तर प्रदेश में दलित है, यहां के गोंड को उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, यहां के महार को उधर अरुणाचल के बाद में वहां पर उसको आदिवासी बोलते हैं। तो उस वक्त डिक्लेरेशन था, ये जो बोल रहे हैं दलित अलग है आदिवासी अलग, एक ही डीएनए के लोग हैं, एक ही डीएनए के लोग हैं। ओबीसी किसको मानते? महादेव को मानते हैं। आदिवासी भी मानता है, सब वंशज मानते हैं महादेव को। महादेव के क्या हाल कर दिए? जब हमारे लोग खुलेआम तरीके से ओबीसी रहे या दलित रहे या आदिवासी रहे, महादेव को महादेव बोलता है, देवों का देव महादेव। लेकिन जैसे ब्राह्मणों के चुंगल में शिव फंस गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए उसको, तीसरे नंबर का भगवान बनाए। इस मनुवादियों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, तुमको कैसे छोड़ेंगे? यह सच्चाई है। मैं एक सवाल खड़ा किया था जब भी कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब लोग मान लिए। इसी देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, नहीं मान रहे हैं। खुलेआम प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव उत्सव मनाते हैं।
अरे भाई, आदिवासी गौरव उत्सव बोल तो सही, डर रहे क्यों? किससे डर रहे हैं? लेकिन सच्चाई यह है, इनकी प्लानिंग है। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलते थे, अब वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। ये सच्चाई है। ये जो हालत है गढ़चिरौली के, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा हुआ कोई समाज है या सामाजिक स्थिति किसी जगह पर है तो वो गढ़चिरौली की है। 11 रुपए 40 पैसा कमाता है एक आदमी गढ़चिरौली का। पहला नंबर आदिवासी 11 रुपए 40 पैसे, 13 रुपए 60 पैसे दलित दूसरा नंबर, और 15 रुपए 70 पैसे जो है वो ओबीसी आदमी कमाता है, और उतने ही मुस्लिम ही कमाता है। रोज की इनकम बता रहा हूं मैं, एक सर्वे है उसके हिसाब से। 10 रुपए में कैडबरी की चॉकलेट नहीं आती, रोटी कैसे लाएगा वो? कैसे जिएगा वो? जंगल से गोंद नहीं लाएगा, जंगल से महुआ नहीं लाएगा, तेंदू नहीं लाएगा, तो जिंदा रह सकता है क्या वो? और अब तो तुम्हारे जंगल में भी कब्जा हो गया है। अब जंगलों में घुसने की परमिशन नहीं है आदिवासियों को। कानून बना रहे हैं कि एक भी आदिवासी दिखा कुराड लेके तुम मार दो गोली। कैसे करोगे? अभी 2022 में गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट का एक अमेंडमेंट करी। ये नए बच्चे हैं, इनके दिमाग में आ रहा है आरक्षण का कैसा, क्या नौकरी वोकरी मिलेंगी कि नहीं। आरक्षण बंद हो जाएगा दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी का। अगर आरक्षण खत्म हो गया, अगली लड़ाई कौन सी लड़ेंगे ये बताओ मेरे को। कौन सी लड़ाई लड़ेंगे तुम आरक्षण खत्म होने के बाद? क्या करेगा दलित बताओ? कुछ सोच रहे हैं? ओबीसी कुछ सोच रहा है? ओबीसी की तो ऐसे हाल कर दिए कि खाना उगाता है वो, जोतता है, किसान है, और आत्महत्या कर रहा है वो। जो दूसरों को खाना खिलाता है उसको आत्महत्या करना पड़ रहा है। दलित को गांव से भगा भगा के मार रहे हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी ठीक है, देश में घूमो। और आदिवासियों को तो डायरेक्ट नक्सलवादी बोलो और मारना शुरू कर दो। शहर में ज्यादा चिल्ला रहा क्या, अर्बन नक्सलवादी बोल दो उसको। अरे आमदार को छोड़ रहे नहीं है, डॉक्टर को नहीं छोड़ रहे, इंजीनियर को नहीं छोड़ रहे। तुम्हारी जनरेशन कैसी रहेंगी यहां पर सुरक्षित, उस पे बात करो। अगर तुम्हारा खासदार नहीं बोल पा रहा इसका मतलब उसको डर है। किसका है? कौन है जो उसको बोलने नहीं दे रहा है? तुम्हारी बात नहीं रख पा रहे तुम। खुले तरीके से अपने आदमी से मिल भी नहीं सकते हम। ये सुरजरगढ़ का अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, 25 प्रोजेक्ट है, उससे ज्यादा है। 44,000 हेक्टेयर जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करेंगी, 27 गांव उड़ जाएंगे, करीब करीब 19,000 लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। 62,000 हेक्टेयर जमीन तुम्हारी छीन ली जाएंगी, आधा गढ़चिरौली साफ हो जाएगा। उसके 2-3 साल 4 साल बाद शहर एरिया में प्लान बनेगा। और जो शहर में गढ़चिरौली में रह रहे हैं, अच्छा सूट पहन रहे हैं, वो वेटिंग लिस्ट में है। कहां रह रहे हो तुम? कौन सी जगह पे रह रहे हो? वहां के हालात क्या है? कोई पूछता है? खुल के बात नहीं कर पाते, पत्रकार खुल के लिखता नहीं है, टीवी खुल के बताती नहीं है, ना तुम्हारे पास मीडिया है। सोशल मीडिया पे ज्यादा बात किए तो कोई भी एक लड़के ने गलती कर दिया तो उसको, एक लड़की को अभी कुछ दिन पहले अंदर कर दिया उसको। सोशल मीडिया पे उसको चिढ़ आई, उसने कुछ डाल दी, सामने वाले ने एफआईआर कर दिया। तुम्हारे मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, वो जाएंगे कहां? कौन सोचेगा? अगर सरकार तुम्हारे बारे में सोच रही नहीं है तो समाज के लोगों का फर्ज है कि उसके बारे में सोचे। लेकिन यहां तो समाज नाम की चीज ही खत्म हो गई है। सिर्फ संगठन नाम की चीज है, पार्टी नाम की चीज है। कभी बैठ के सोचे क्या कि हमारे बच्चों का क्या होगा, अपनी आने वाली जनरेशन का क्या होगा?
चलो यहां पे जितने आदिवासी है उसमें से एक जन खड़ा होकर बताओ, अगर आरक्षण खत्म हो गया, तुम्हारे जमीन के अधिकार खत्म हो गए, तुमको आदिवासी नहीं है ऐसा डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद तुम जिंदा कैसे रहोगे और कौन सी लड़ाई लड़ोगे? लाओ, किसी को भी लाओ, कोई पंडित को लाओ, पीएचडी करने वाले को लाओ, किसको भी लाओ, मेरे को समझा के जाए वो। क्या करोगे तुम? ये जो बच्चे नाच रहे थे ना, यही लोग रहेंगे तुमको गाली देने वाले कि जब मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा था तो मेरा बाप दारू पी के सो रहा था, मेरी मां भगवान को अगरबत्ती लगा रही थी। बिरसा मुंडा को तो नाम ले लिया आपने, बिरसा मुंडा की विचारधारा नहीं देखे। बिरसा मुंडा ने बोला जल जमीन जंगल और सम्मान मांगने वाली चीज नहीं है, इसको हासिल करने के लिए छीनना पड़ता है और उसके लिए एक व्यापक वातावरण बनाना पड़ता है। उसके लिए संगठन की नहीं, मिशन की जरूरत पड़ती है। बिरसा मुंडा ने बोला कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। तुम्हारी सामाजिक समस्या यह है कि तुम आपस में बटे हुए, जाति के नाम से, पार्टी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संगठन के नाम पे, नेता के नाम पे। जिस दिन समाज की आंतरिक समस्या सॉल्व हो जाएंगी, सब सॉल्व हो जाएंगी। थोड़े देर के लिए एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास कल कुछ लोग मेरा घेराव किए, अरे सतीश पेंदाम बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, आदिवासियों के बारे में बता, यहां के आदिवासियों के बारे में बोल, हम कैसे बचेंगे उसके बारे में बता। मैंने उससे एक ही बात पूछा, एक ही साथ एक ही दिन पूरे गढ़चिरौली जिले पर, तहसील पर पूरे हजारों की संख्या में आदिवासी रहेंगे और आदिवासियों की समस्या के बारे में बात करेंगे। एक ही दिन में पूरी गढ़चिरौली पे एक भी जन अपने घर में नहीं रहेगा, सब सड़क पे आ जाएंगे। कहां भागेगा कलेक्टर, कहां भागेगा नेता, कहां भागेंगी पुलिस? इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, इतना बड़ा आदिवासी परिवार होने के बावजूद आदिवासी खामोश है और देख रहा है उसके भाई को पीट रहे हैं। इतना मरा हुआ समाज तो नहीं है भाई। दलित भाइयों में भी एक अंबेडकरी भाई को कुछ बोले तो नीला झंडा पकड़ के निकल जाता है वो। 5 घर रहे भी तो चले जाते कलेक्टर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि बाबा साहब की सोच है उनके दिमाग में। हमारे आदमी ने तो बाबूराव शर्मा के को समझा ही नहीं, किताब लिख देता है बाबूराव शर्मा के राजगुण, एक लिखता है प्रधानांचा वारिस, एक लिखता है माड़िया गुण। अब ये सोच है कि मजाक है? बाबूराव शर्मा की सोच को उसका विस्तार कर रहे हैं कि उसको कम कर रहे हो, तुम उसको खत्म कर रहे हो। मैं 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रख रहा हूं, चाहे वो ओबीसी रहे, दलित रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे। 3 साल बाद में किसी के भी लायक गढ़चिरौली रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि गढ़चिरौली की 70% जमीन जो है वो कारखाने में तब्दील हो जाएंगी। भारत का सबसे बड़ा मिनरल क्षेत्र जो है, यहां पे जो माइनिंग क्षेत्र है वो गढ़चिरौली बनने वाला है। एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी जो चालू है ना काम सुरजागढ़ का, इतने सारे, इससे समझ में आता है कि 200 सवा 200 करोड़ रुपए रोज का वो काम है। नेपाल देश है, 200 करोड़ रुपए रोज की इनकम नहीं है, उसकी रेवेन्यू नहीं है, पाकिस्तान की रेवेन्यू नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है। गढ़चिरौली एक देश बन गया है, देश में। भारत के किसी भी कोने में जाओ और बताओ मैं गढ़चिरौली से आया हूं, तो पहले नीचे ऊपर देखता है। महिला ने भी बोली कि मैं गढ़चिरौली से आई हूं, तो उसको भी नीचे ऊपर देखते हैं। यह पहचान बना दिए है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो या मुस्लिम हो। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कैसे बचाओगे इसके बारे में पहला बताओ। अगर आरक्षण खत्म हो गया
तुम्हारी पहचान खत्म हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संविधान में भी बोल दिया गया कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं। तो आज भारत के संविधान में बाबा साहब था, जयपाल मुंडा था, तो तुमको कुछ मिल गया। बाबूराव शर्मा के था, टंट्या भील था, राघोजी भांगरे था, बिरसा मुंडा था, तो तुमको कुछ मिल गया। महात्मा फुले था करके कुछ मिल गया। 2025 में इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है। अब इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संविधान, वे भारत के संविधान में तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारे को 5वीं अनुसूची के अधिकार है, 75 साल बाद भी तुमको नहीं मिल पा रहे हैं। तुम्हारा आरक्षण था, दूसरों को दे दिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संविधान में लिख दिया गया कि आदिवासी भारत में नहीं है, तो तुमको कौन सी सुविधा मिलेंगी और तुम जिंदा कैसे रहोगे? ये गढ़चिरौली के लोग कपड़े पहन के हैं, थोड़ा अंदर जाओ, बस्तर बॉर्डर पे जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, झारखंड में जाओ, उड़ीसा में जाओ। मैं ऐसे घर बताता हूं जहां मैं जाता हूं, 3 दिन में एक बार खाना बनता है। 3 दिन में एक बार खाना बनता है। मैंने लॉकडाउन में आदिवासियों को घास पकाते हुए देखा हूं, पत्थरों को उबालते हुए देखा हूं। ये हालत है अपने समाज की। काम नहीं है मेलघाट में लोगों को, भूख से मर रहे हैं ताई, काम नहीं है उनके पास, भूख से मर रहे हैं, 800 रुपए में खून बेच रहे हैं। साला जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुपोषण है वहां ब्लड बैंक लगता है, रक्तदान शिविर। बाद में पता चलता है कि सब 800 रुपए में खून बेचते हैं और बेचारे राशन लाते हैं। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन सरकार आदिवासियों को बोल रही है कि खून देगा तो खाना मिलेगा। यह सच्चाई है। ऐसी अवस्था आदिवासियों की है। कोई अपने बच्चों को बेच रहा है, कोई अपनी किडनी बेच रहा है। मैं ऐसे क्षेत्र है जहां पे आदिवासी बच्चे गायब होते थे, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे किडनियां बिकती है। आदिवासी का 800 रुपए में खून लेते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे 8000 रुपए में बिकता है आदिवासियों का एक बोतल खून, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है। ये तुम्हारे समाज के साथ में हो रहा है। ऐसा कौन से समाज के साथ में हो रहा है? कौन सा काम कर रहे हैं तुम? संगठन बनाने से नहीं चलेगा, वैचारिक मिशन खड़ा करना पड़ेगा समाज का। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। यह परमानेंट प्रोसेस है, इस पर काम करो। पायली के 50 संगठन है अपने पास, संगठन में नाम है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं यह, तो क्या करेगा बे? पुलिस मारती है आदिवासियों को, नक्सली भी मार देते हैं आदिवासियों को, उनकी वकालत करने वाला कोई नहीं होता। ना पुलिस से बात करते हैं, ना नक्सलियों से बात करते हैं। यह परिस्थिति भी आती है यहां, उसकी वकालत करने वाला कोई नहीं है। खामोश खड़ा है समाज, बोल नहीं पा रहा है, इससे बड़ी संख्या में रहने के बावजूद चुप है हम। हमारी महिलाएं, बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस बच्चे की मां होशियार वो बच्चा जिंदा रहेगा, उसका भविष्य सुरक्षित। लेकिन जिस बच्चे की मां बेवकूफ, वो बच्चा मरने वाला है। यह बिरसा मुंडा की सोच है। आप जिस बिरसा मुंडा पे बात कर रहे हो, बिरसा मुंडा ने बोला आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन दिमाग से गरीब नहीं होना चाहिए, विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम मर जाता है। आदिवासी का बच्चा है और उसके दिमाग में विचारधारा दूसरों की है, बच्चा तुम्हारा लेकिन उसकी विचारधारा दूसरे की। क्या मतलब है? अरे बकरी भी पालती है अपने बच्चे को, गाय भी पालती है। आपको पालन और पोषण की जवाबदारी है। पोषण का मतलब होता है उसको वैचारिक पोषण, वैचारिक पोषण, उनको विचार देना।
हम तो बिगर विचारों के लोग हैं। आदिवासियों का कोई सामाजिक केंद्र नहीं है, कोई सामाजिक मिशन नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, सब अलग अलग भाग रहे हैं। अभी सिवनी में मध्य प्रदेश 2 आदिवासी लोगों के बैग में 5 किलो मटन मिला था, गाय का 5 किलो मटन मिला था। उनके घर में कोई मेहमान होंगे तो बेचारों की औकात नहीं होंगी बकरे का मटन खाने की, सस्ता मिल रहा है करके गाय का मटन ला लिया और वो गाय का मटन खा रहे थे, ले जा रहे थे। उनको बजरंग दल के लोगों ने देखा, वीडियो बनाया और मारते हुए उनको और दोनों को मार डाले। कोई मध्य प्रदेश के नेता ने कुछ नहीं बोला। बिरसा ब्रिगेड ने मध्य प्रदेश को बंद कर डाला, सिवनी पूरा बंद कर डाला। मेरे से कुछ लोगों ने बोले, अरे वो तो गलत किया ना सतीश भाऊ, गाय का मटन खाया ना, गाय तो अपनी माता है। बिरसा मुंडा ने क्या बोला, बे गाय तेरी मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि उससे ज्यादा दूध देती है, वो भी दूध तुम पीते हो। क्योंकि वो काली है करके तुम उसको मां नहीं बोल रहे, मां तो मां है, चाहे गोरी रहे या काली रहे। और जब तुम उसको मां मानते हो, तुम अपनी मां के दूध का बिजनेस करते क्या? कहा जाता है जब तुम अपनी मां के दूध का बिजनेस करते हो तो। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस जानवर को सब लोग तुच्छ जानवर मानते हैं, जिसको गोंडी में पद्दी बोलते हैं, हिंदी में सुअर बोलते हैं, आदिवासी संस्कृति में उस जानवर को नारायण पेन बोलते हैं। पद्दी को गोंडी ते पद्दी तुन अपन नारायण पेन इंतरोम। जिस संस्कृति में एक तुच्छ जानवर का स्थान भगवान के जैसा है, वहां इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा ये सोचो। अरे आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, यहां से भगवान निर्माण हुए। मोहम्मद पैगंबर कुरैश आदिवासी थे, हजरत बिलाल वो भी आदिवासी थे, जीसस क्राइस्ट वाइजा आदिवासी था, बुद्ध मारिया, ये तो आदिवासी संस्कृति से निकले हुए लोग हैं। महादेव की तो बातें नहीं कर रहा मैं, लिंगों की बातें नहीं कर रहा। सब लोग बदनाम करते हैं आदिवासियों को, हंसते हैं। एक सम्मेलन था दिल्ली में, कुछ लोग मजाक कर रहे थे अपने आदिवासियों के नाम पर। अरे आदिवासी लोग मव्वे के झाड़ की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि मव्वे की दारू पीते हैं। मैं चुपचाप था, मैं बाद में उठा, मैंने बोला, हमारे बिरसा मुंडा ने बोला कि जब चावल नहीं हुआ था, गेहूं नहीं हुआ था, जवार नहीं होती थी, तब आदमी मव्वे का इरुक और मव्वे के रोटियां बनाता था और वो खा के जीता था 10,000 साल पहले। और तब से लेकर आज तक आदिवासी मव्वे के झाड़ को अपना पेन मानता है। ये वो कौम है जो एक झाड़ से बेईमानी नहीं करी। 20,000 साल से 10,000 साल से हमारा संबंध है। ये आदिवासी संस्कृति है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो पर्यावरण है वो आदिवासी संस्कृति ही बचा सकती है। लेकिन अफसोस है, भारत में सरकार बोलती है जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जंगली जानवर बचाओ। अबे ये तीनों को जिसने बचाया, आदिवासी बचाओ कभी नहीं बोलती। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, बाबा आमटे जी है, उनका यहां पर आश्रम है। मैं एक बार मिला था उनसे, गांधीवादी थे वो। जब यहां वो आए थे, उनके पास 2 एकड़ जमीन थी। हिमलकसा में उन्होंने काम शुरू किया। प्रकाश आमटे जी है, इसी जमीन पर, इसी गढ़चिरौली में उनका डेवलपमेंट हुआ। सरकार भी वही थी, व्यवस्था भी वही थी, वहां उनका डेवलपमेंट हो गया। उनको मैक्से अवार्ड मिला, देश के बड़े बड़े अवार्ड उनको मिले। मेरे मन में क्वेश्चन आया, उनका डेवलपमेंट हो सकता है गढ़चिरौली में, यहां के मूल मालिक आदिवासी का, यहां के गरीब दलित का, यहां के ओबीसी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? यह सवाल खड़ा है मेरे सामने, जबकि व्यवस्था तो वही है।
हो रहा है हमारा डेवलपमेंट। 14 अप्रैल, 15 नवंबर, 9 अगस्त, शिवरात्रि, हमारी तो पूरी लग गई है। हमारा जो भी महापुरुष होता था, राम जी को अपने झूठे बेर खिलाई सबरी ने। मैं बोल सकता हूं क्या 5-10 मिनट? 5 मिनट बोल सकता हूं और? हाँ ठीक। नहीं, ताई से परमिशन लेता हूं। ताई बोलू? हाँ ठीक। सबरी बोलते हैं। सबरी की उम्र भगवान राम से ज्यादा थी। 12 किस्म के बेर होते हैं, 6 किस्म के पॉइजनस बेर होते हैं और 6 किस्म के बेर मेडिसिनल होते हैं। उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ताकत होती है। जो पॉइजनस बेर थे उनको चबा के, जो अच्छे बेर थे उनको सबरी ने सामने रखा और राम जी को दिया, क्योंकि वो इसका इलाज कर रही थी। सबरी वैद्य थी, भील आदिवासी थी, डॉक्टर थी वो। राम जी पेशेंट थे, वो अच्छे हो गए। सबरी की उम्र राम जी से बड़ी, लेकिन व्यवस्था देखो। राम भक्त सबरी, राम जी के मां से बड़ी उम्र की लेडी को भगवान के चरणों में रख दिए। जो डॉक्टर है वो पेशेंट के पैर पड़ रहा है। हनुमान जी सबसे ज्यादा सेवा, ताकतवर, उम्र में बड़े। एक लड़ाई उनके लिए लड़े, उनका साथ दिए, लेकिन उसके भी आगे एक शब्द लग दिए, राम भक्त हनुमान। यानी हमारे जितने भी लोग थे वो भक्त बन गए। भक्त बोलने के बाद बड़ा हो जाता है काम। अब एक सीरियल आया था महादेव, टीवी पे चलता था वो, मेरे ख्याल से सोनी टीवी पे चलता था या स्टार में चलता था, सब इसमें आ गया बोलते हैं। उसमें एक दृश्य बताया गया है कि पार्वती जाती है अपने शंकर भगवान के पास और पूछती है, आप इतना बैठते हो, किसका ध्यान करते हो? तो शंकर भगवान बोलता है, मैं राम जी का ध्यान करता हूं। भाई कहां राम जी और कहां शंकर भगवान? शंकर भगवान का कंपैरिजन हो सकता है महादेव का किसी के साथ, लेकिन यह षड्यंत्र है। शिव को भी भुलाना चाहते हैं। शिव तो आराध्य है इस देश का। तो इस षड्यंत्र को समझो। जो मेहनत करता है, गड्ढे खोदता है, दिन भर खेती में काम करता है, थोड़ी सी दारू भी पी लिया तो अपना पढ़ा लिखा आदमी बोलता है उसको, दारू नको पियो। और एक आध पंडित जाता है तो उसके पैर पड़ता है, भगवान के पड़ता है, 100 का नोट निकालता है उसके हाथ में भी देता है। जो मेहनत नहीं कर रहा, एक ही मंत्र से तेरा शोषण कर रहा है, आर्थिक मानसिक, उसको इज्जत। और जो मेहनत करता है दिन भर, उसका सम्मान नहीं करता। ऐसा आदमी सामाजिक हो सकता है क्या? 2 रोटी कम हुई चलेगा, एक कपड़ा कम हुआ चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को एक किताब कम नहीं होनी चाहिए, ये याद रखो। और ये जो चला रहे हैं अब ये बिरसा ब्रिगेड का जो मिशन है, ये केवल अड़चुली गढ़चिरौली में नहीं है, अब तो दूसरे देश में भी चालू हो गया है। बाबूराव शर्माके को अमेरिका का आदिवासी जानने लग गया है। यह है मिशन। गढ़चिरौली के बाबूराव शर्माके का जिक्र अमेरिका में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है। यह बिरसा ब्रिगेड का काम है। ये जो बच्चे काम करते हैं, ये फुल टाइमर है। कभी कभी ये घर बार छोड़ के जाते हैं, जेब में पैसे नहीं रहते, उनको कभी खाना नहीं मिलता। अगर आपके दरवाजे पर आए तो उनकी इज्जत करो। कम से कम 1 रुपए रोज समाज के नाम से डाल दो। गढ़चिरौली में 90,340 परिवार है आदिवासी। 90,340 परिवार के लोगों ने 1 रुपए भी रोज डाल दिया तो 90,000 रुपए रोज आएंगे आपको। 30 लाख रुपए महीना आएगा। कई बेरोजगार बच्चे पढ़े लिखे, उनको आप फुल टाइमर बना के उनको मानधन देकर काम करवा सकते हैं समाज के लिए। फिर आपका बच्चा बजरंग दल में नहीं जाएगा, आरएसएस में काम करने नहीं जाएगा। यह व्यवस्था तैयार करो। अपने घर में बैठकर अच्छे प्रेस के कपड़े पहनकर टीवी लगाकर बोलना कि मैं तो ऑफिसर हूं। मैं ऐसे आदमी को जिंदा आदमी नहीं मानता। खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेना देण्यामध्ये नाही राहत। सकाळी उठतो, ऑफिस मध्ये जातो, संध्याकाळी येतो, जेवण करतो, टीव्ही बघतो, एक पॅक मारतो आणि झोपतो।
कोना चा लेना देना मदे नहीं रहा। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है समाज का हेडमैन होता है। ये हेडमैन नहीं है, ये तो डेडमैन है, मरा हुआ आदमी है। बिरसा मुंडा ने बोला था GOD गॉड, G फॉर गार्जियन, O फॉर ओनर, D फॉर ड्राइवर। यानी पालक, मालक और चालक। इस समाज का जो पालक, चालक और मालक है वो कर्मचारी है। उसको बिरसा मुंडा ने गॉड बोला, लेकिन उल्टा हो गया, DOG डॉग हो गया। वो डॉग यानी कुत्ता, जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है, जिसकी अपनी कोई सामाजिक सोच नहीं है, वो उसकी जिंदगी कुत्ते की जैसी है। यह बिरसा मुंडा ने बोला है। बाबा साहब के बच्चे मर जाते थे तो बाबा साहब को एक 15-15, 20-20 दिन बाद पता चलता था कि उनके बच्चे का देहांत हो गया है। इसको सामाजिकता बोलते हैं। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई महात्मा फुले की बॉडी को लेने के लिए, इसको सामाजिकता बोलते हैं। चूने के भट्टे में डाल दिए बाबूराव शर्माके को, उसके हड्डियों के छितरे छितरे कर दिए, इसको सामाजिकता बोलते हैं। हंसते हंसते टंटा भील ने फांसी का तख्ता अपने इस पे बदन पे लगा दिया और बोला, उसको पूछे कि किसके दर्शन करना चाहता है। 22 साल 23 करीब 30 साल से अपनी बहन को नहीं देखा था, अपने घर के लोगों को नहीं पहचानता था बिरसा मुंडा, वो टंटा भील। उसको पूछे आप किसको देखना चाहते हो, तो बोले मेरे लिए मेरा समाज भगवान है, एक बार दिखा दो उनको। जो समाज को भगवान समझते थे ये वो लोग हैं। इनकी कुर्बानी की वजह से आप जिंदा है। कोई ऊपर से नहीं आया, कोई आमदेव बाबा, रामदेव बाबा, कामदेव बाबा नहीं आया। बहुत चल रहा है आजकल, अपने लोग पढ़े लिखे, मैं तो रामदेव बाबा कर तो सकाड़ी। अबे रामदेव बाबा को बोल 6 फीट का गुड्डा आदिवासी महिला के जैसा खोल के बता दे, इधर की कमर उधर हो जाएंगी। को रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाएगा। आदिवासी आदमी को कोई समझाने की जरूरत नहीं है, उसके खून में ईमानदारी है, उसको किसी शंकराचार्य आवा बावा की जरूरत नहीं है। अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने समाज को पहचानो, अपने जीवन को पहचानो, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो, उसको इंसान बोलते हैं। यह आंदोलन तुमको जमा करके कोई राजनीति के चक्कर में नहीं है। मैं यहां सबके खिलाफ में बोल रहा हूं, हो सकता है यहां से निकलूं मेरे को निपटा दे, लागू है। लेकिन एक विकेट जाएंगी तो सबकी टीम आउट हो जाएंगी। आपके लिए, मेरे लिए, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़े जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई आप हार गए, इसके बाद भारत में इतिहास में नहीं मिलेगा आदिवासी। जो अपने आप को आदिवासियों के हितैषी समझ रहे हैं, ये उनके लिए भी होमवर्क है। जो अपने आप को आदिवासी का नेता समझते हैं, उनके लिए भी होमवर्क है। जो अपने आप को आदिवासियों का साहित्यिक विद्वान समझते हैं, उनके लिए भी होमवर्क है। जो आदिवासियों का हितैषी समझते हैं, अंबेडकरवादी समझते हैं, उनके लिए भी ये हितैषी है। जो फुले अंबेडकरवाद पे बात करते हैं, उनके लिए भी होमवर्क है कि इस देश में आप बचोगे कैसे विदाउट आरक्षण, विदाउट जॉब। जिंदा रहने की रेमेडी क्या है? गड्ढे खोदने का काम करता है आदिवासी। अब गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। जिएगा कैसे? वो काम ही नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? ये सोचने का समय है। ये ताली बजा के कार्यक्रम में मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, कोई कव्वाली गाने नहीं आया मैं। मेरे लिए ये शायद हो सकता है मैं अभी यहां से चले जाऊं, कहीं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं तो मेरा काम है वो। ये लड़के आपके बीच में है, कोई आपस में झगड़ा मत करो। सब संगठन के लोग एक जगह आओ, बैठो। मैं बड़ा, तू पैगंबर, मैं खुदा, ये वाला कार्यक्रम नहीं होना। ईमानदारी से बैठो, सब एक जगह बैठो। नहीं समझ रहा तो किसी दलित भाई को भी पूछो कि बाबा इसका क्या रेमेडी है। कोई ओबीसी भाई को बुलाओ, कोई मुस्लिम भाई को बचाओ, उनको ये भी समझाओ मैं मर रहा हूं, तू वेटिंग लिस्ट पे है। मैं जल्दी मरूंगा, तू थोड़ा बाद में मरेगा, लेकिन तड़पेगा मेरे से भी ज्यादा, लेकिन मरेगा जरूर। तो ये चीजें सही है।
इस देश में ये बच्चियां बैठी है, मासूम बच्चियां है, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जग रहे हैं, आप लोग कर्जा ले रहे हैं, कोई अपना घर बेच देता है, कोई लोन लेता है अपने बच्चों के लिए, कोई एजुकेशन लोन लेता है। अब तो आदिवासी एजुकेशन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उनको भी कहीं वो मिल रही है। वो एजुकेशन लोन फेंटते फेंटते उसको 12 साल लग जाते हैं। बाप रिटायर्ड हो जाता, बेटा इंजीनियर बनने के बाद बेरोजगार। ये रिजल्ट है उसका। बड़ी बड़ी कंपनियां आदिवासियों की है क्या? दलितों की है, ओबीसी की है, वो तो उच्च वर्णीय की है। वो तुम्हारे बच्चों को जॉब क्यों देंगे रे भाई? मुसलमान की दाढ़ी देखते हैं तो चमक जाते हैं, इसको नौकरी क्यों देना? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे हक में क्या है? कोई आर्टी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं। किसी पार्टी के पास में प्रोग्राम नहीं है तुम्हारी जगह, तुमको एक जगह लाने का और तुमको सही सामाजिक रास्ते पे लाने का। बाबा साहब ने बोला है, संघर्ष के पथ पर धर्म की नहीं, संस्कृति की और संघर्ष की जरूरत पड़ती है। वहां कोई धर्म काम में नहीं आता। बाबा साहब विश्व का पहला आदमी है जिसने धर्म में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है वो बौद्धिज्म में नहीं है। सच्चाई है ये, क्योंकि बाबा साहब इस व्यवस्था के खिलाफ में विद्रोह कर रहे थे, जिसको हम धम्म बोलते हैं। वो जीवन जीने का मार्ग भी है और विद्रोह भी है। जैसे यहां पर उलगुलान की बात करते हैं, बाबा साहब ने जिस बुद्ध को रखा वो भी बिहार में जन्मे थे, वहीं बिरसा मुंडा जन्मे। और जहां बाबा साहब जन्मे हैं मऊ में, वहीं पे टंटा भील जन्मे हैं। बाबा साहब की मां टंटा भील की कहानी सुनाती थी बाबा साहब को। ये रिलेशन कोई नहीं बताता है। महात्मा फुले, राघोजी भांगरे, रामाजी भांगरे की बात करते थे, जिसका पिताजी भी फांसी में गया, उसका बाप भी, उसका काका भी, पूरा परिवार फांसी में लटक गया राघोजी भांगरे का। वो अंडमान निकोबार की जेल, जिसको काला पानी की सजा बोलते हैं, यहां गए, उसके कोई जिक्र नहीं होता भारत में उनके बारे में, क्योंकि वो आदिवासी है। आदिवासी राजाओं को बंदूक की नोक पर लिखने लगा है, चल जमीन सरेंडर कर, तेरा राज खत्म कर। ये बस्तर में हुआ, ये गढ़चिरौली में भी हुआ। जब दमन शुरू होता है पूंजीवाद का, साम्राज्यवाद का, तो वो किसी को नहीं गिनता। कितना पैसा होगा तुम्हारे पास? चलो 100 करोड़। करुणा के समय में मैंने दलितों को भी देखा हूं 1 करोड़ 20 लाख का बिल देते हुए। आदिवासियों को 25 लाख का बिल देते हुए देखा हूं मैंने। तुम्हारे बच्चे को आश्रम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 1ली से 10वीं तक के बच्चा पास ही होता है साला, उसको लेटर लिखना नहीं आता है। ये बैकडेटेड एजुकेशन है। जिस तरीके से बैकडेटेड मेडिसिन खाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा, उसी तरीके से बैकडेटेड एजुकेशन आदिवासियों के बच्चों को दे रहे हैं। ये पॉइजन है। 12वीं में जाता है लड़का, एक लेटर नहीं लिख पाता है, स्कॉलरशिप का लेटर नहीं लिख पाते बच्चे। जैसे कुक्कुट पालन करते हैं, जैसे मुर्गी पालते हैं, बकरे पालते हैं, वैसे आदिवासी बच्चों को पाला जा रहा है। आश्रम स्कूल में ताली मत बजाओ। आश्रम स्कूल में आदिवासी का बच्चा मर जाता है तो आदिवासी ऑफिस से तुमको चेक आता है 30,000 रुपए का, कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, 30,000 रुपए ले लो। इसका मतलब यह होता है कि आदिवासी के बच्चे की जान की कीमत 30,000। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है। जानवरों से भी कम हो गई है आदिवासी बच्चों की जान की कीमत। इस पर कोई बात नहीं करता है। मैं ऑफिसर आओ, टाई और कोट पहन लेगा, बाबा साहब दिखने की कोशिश करते हैं। अबे तेरा बच्चे की जान की कीमत क्या है, उस पे बात करना। तेरे बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 30,000 है सरकार की नजर में। शेर खाता है ना आदिवासी को तो 4.5 लाख। जीते जी आदमी किडनी बेच देगा तो 10 लाख मिल जाते उसको, लेकिन शेर खाने के बाद 4 लाख दे रहे।
सब आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है। या तो सीआरपीएफ घुसती है या शेर घुसा रहे, बफर जोन डाल रहे हैं। अभी जंगल के नाम पे विस्थापित आदिवासी होगा, नक्सलवाद के नाम पे विस्थापित आदिवासी होगा, माइनिंग के नाम पे विस्थापित आदिवासी होगा, पावर प्लांट बनेगा तो विस्थापित आदिवासी होगा, कोई रेलवे लाइन बनेगी तो आदिवासी विस्थापित होगा, कोई बहुत बड़ा रोडवे बनाएंगे ये लोग तो आदिवासी विस्थापित होगा। एक तरफ देश का विकास और एक तरफ आदिवासी का विनाश, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, समांतर चल रहे हैं। आप फंस गए, मकड़ी के जाल में फंस गया शेर, फंस गए आप। दलित को लगता है कि मैं तो जम गया बाबा, ऑफिसर बन गया, तेरे बच्चे का क्या। ओबीसी को लगता है जमीन है अब सैटेलाइट सर्वे हो गया है वो सैटेलाइट सर्वे होने से तुम्हारी जमीन का सर्वे हो गया है, ये बहुत डेंजर है। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, मेरी बात को रोक देता हूं। आप लोग थक गए, खाना भी खाना है, यानी कि अपलोतुन तीन भी मंदा। तो एक बात ध्यान में रखो, अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई दो। स्कूलों में बराबर नहीं पढ़ा रहे हैं, नागपुर में तो बड़ा अलग ही चल रहा है, कॉन्वेंट के नाम पे। ताई उसका नाम पे आदिवासी दिख गया ना तो उसको दूसरे क्लास में बिठा रहे हैं, दूसरी कक्षा में बिठाते। आदिवासी समझ में आ गया तो गवर्नमेंट से पैसा ले रहे और बाजू के रूम में बिठाते उसको यह हालत है। अपन लोग गरीब है, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर आप लोग महंगा महंगा शौक करते हो, आपको अगर कोई चीज बचा सकती है तो वह है सामाजिकता और समाज। उस समाज नाम की ताकत को खड़े कर दो, आप लोग बच पाएंगे, नहीं तो अपने को कोई नहीं बचा पाएगा। अपन फंसे हुए, नेताओं को बोलने से, उंगली करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी भूमिका क्या है ये बताओ बस। आदिवासी तो लड़ाई में भी नहीं है, वो देश के मुख्य प्रवाह से भी बाहर है, और जो लड़ाई लड़ने का वो दावा करता है उस लड़ाई से भी बाहर है वो। ये सच्चाई है। पूरा देश गढ़चिरौली के लोगों पर देख रहा है, खास करके पूरे देश के आदिवासी गढ़चिरौली पर एक नजर मार रहे हैं कि गढ़चिरौली के लोग बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन यहां परिस्थिति कुछ अलग है। गढ़चिरौली के लोग तो जातिवाद करते हैं, गढ़चिरौली के लोग तो पार्टी के नाम से बटे हुए हैं, गढ़चिरौली के लोग तो अपना या सेक अपना देख, स्वार्थी है, सामाजिक रूप से गद्दार है। यह गढ़चिरौली के आदिवासियों की स्थिति है। गरीब है, दिमाग से भी गरीब है। पूरे देश के आदिवासी तुमकी तरफ एक आस भरी निगाह से देख रहे हैं कि ये हमारे जो भाई लोग हैं कुछ करेंगे तो उसका फायदा पूरे देश में होगा। और उसी एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए हम लोग गढ़चिरौली में काम शुरू किए हैं। अभी सालेकसा, देवरी, कोरची, ये पूरे बेल्ट में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक दिन एक ही समय पर पूरे गढ़चिरौली में 1 लाख आदिवासी सड़क पर आएंगे और यहां के आदिवासियों की समस्या पे बात करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। 1 लाख लोगों को सामाजिक सदस्यता बनाने का हम लोगों ने निर्धार किया है। कोई आए या ना आए, कोई साथ दे या ना दे, गांव गांव जाने का काम हमने शुरू किया है। आप लोग इस मिशन को चलाओ। यहां कोई अध्यक्ष फध्यक्ष नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके यह मिशन खड़ा किया है। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी ईमानदारी, आपकी समझदारी ही समाज को बचा सकती है। आओ सब लोग मिलकर काम करते हैं। यहां कोई नेता वेता नहीं है। यह भाग्यश्री ताई का मंच है, संगठन है। ये ताई का है, ये दादा का है, ये भाऊ का है, ध्रुवे भाऊ का है, सबका है। ये समाज की संपत्ति है जो विचारों पे चलती है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनल। नेताओं के विचारों से समाज बच नहीं सकता। अगर समाज बचेगा तो शहीदों के विचारों से बचेगा, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ दिया है। उन विचारों से हम लड़ सकते हैं, उसी विचारों के आड़ में हम बच सकते हैं।
आज जरूरत है हमको बाबा साहब की, आज जरूरत है टंट्या भील की, आज जरूरत है महात्मा फुले की, संभाजी महाराज की और बाबूराव शेड़माके की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, एक अच्छी मीटिंग आप लोगों ने की है, एक पंचायत अपनी बैठी। ये बच्चे जो काम कर रहे थे, वो आयोजक है, वो बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा लगता है कि वो कार्यक्रम कर रहा है तो उसको करने दो, ऐसा मत करो। इसमें समाज की हंसी होती है। सब मिलकर काम करो, अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन के लिए दो। बाहर का आदमी आपके समाज को नहीं चलाएगा, आप ही को चलाना पड़ेगा। अपनी जवाबदारी को समझो और ये दिमाग में डाल दो कि ये आपकी आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है, और जो लड़ रही है वो भी आखिरी पीढ़ी है। इस आखिरी लड़ाई की तरफ अपन लोग सब मिलकर बढ़ेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल जाएगा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं तो गढ़चिरौली में आदिवासी थे, आदिवासी राजा था, आदिवासी लोग थे, इनको बहुत अधिकार थे, खुश रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन अभी गायब हो गए। इतिहास बन जाएंगे हम। कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफी, किसी दिन और हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। आज के लिए मैं यहीं रुकता हूं। कुछ मेरे मन में कुछ बातें थी जो मैं चाहकर भी नहीं बोल पाया, लेकिन एक बात है, आपसी समन्वय से ही हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। हम अपने ही आदमी को दुश्मन बोल देते हैं, उसको बैठा के समझाओ। दलित, ओबीसी, आदिवासी, ये प्रोग्राम में नहीं मिलना चाहिए ताई। बंद रूम में बैठो, आपस में बैठो, कुछ चर्चा करो। चर्चा भी करो और खर्चा भी करो, कोई रास्ता निकालो। आप लोग फंसे हैं, रास्ता आप ही को निकालना है। एक सामाजिक अपनापन रखो। मुसलमान को नहीं लगना चाहिए कि यह आंदोलन उसका नहीं है। बाबूराव शेड़माके और बिरसा मुंडा, उससे कोई लेना देना नहीं है, अंबेडकर का कोई लेना देना नहीं है। ओबीसी को नहीं लगना चाहिए कि बिरसा मुंडा से कोई। मैं आखिरी बात बोल के जा रहा हूं। इस देश में सबके 7/12 पे लिखा हुआ था भूधारक, चाहे वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके 7/12 पे भूधारक लिखा हुआ था। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने तुमको भूमालक बनाया है। यहां का ओबीसी भी कर्जदार है बिरसा मुंडा का, यहां का दलित भी कर्जदार है, यहां का मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई भी कर्जदार है, यहां का आदिवासी और ब्राह्मण भी कर्जदार है। विचारों की कोई जात नहीं होती, जैसे डॉक्टर की कोई जात नहीं होती। कुछ भी हुआ तो हम लोग राजनीतिक तरीके से सोचते हैं। जैसे काय झाला डोको दुखतं एनएसिन देऊन टाक, काय झाला रे पोट दुखतं एनएसिन देऊन टाक, काय झाला मला खुजली होता है एनएसिन देऊन टाक। हर बीमारी की एक ही दवा, वो साला एक्शन करने के बजाय रिएक्शन कर लेती है, और यही समाज के साथ हो रहा है। एक ही दवा, हर चीज का हल। सत्ता में आएंगे तो करेंगे, काय का सत्ता में? राष्ट्रपति है तुम्हारी देश की, उसके राष्ट्रपति रहते हुए यह बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अब कौन सा पद लाओगे तुम बताओ? राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है क्या देश में? अब कौन सी राजनीतिक पावर चाहिए तुमको? तो बोला जा रहा है आदिवासी राष्ट्रपति है, और यह बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है। सोचो, इस लड़ाई का हल राजनीतिक तरीके से नहीं, सामाजिक तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर ओबीसी को बोलना है मैं मूल निवासी हूं, दलित को बोलना है मैं मूल निवासी हूं, मुस्लिम को बोलना है मैं मूल निवासी हूं, तो उसको यह बोलना पड़ेगा कि आदिवासी भारत का भूमालक है, हर हम उसके वंशज है। तब जाके बात बनेगी। नहीं तो तू बड़ा मैं छोटा, तू बड़ा मैं छोटा, तू बड़ा मैं छोटा, ये बचपना है, ये लॉलीपॉप खींचने वाली बात है। ये बचपना छोड़ो, सामाजिक बचपना छोड़ो, परिपक्व बनो, जवाबदार बनो, ईमानदार बनो, समझदार बनो और समाज के लिए काम करो। आज के दिन मैं इतना ही बोलता हूं। जय बिरसा, जय आदिवासी।